करूंगा। इससे पहले मैंने आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 करा दिया है। इस लेक्चर में मेनली हम रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए अपना मेन टॉपिक बनाते हैं, रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स। पहली रिएक्शन जो हमें डिस्कस करनी है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन सुनकर के आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बात की जाएगी या मॉलिक्यूल में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात की जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर ले लीजिए 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल हम क्या ले रहे हैं, RCH2OH। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराएं, मतलब हम यहाँ से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करा दें, तो हमें ये एल्डिहाइड मिल जाता है। तो अब देखते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमने कैसे करवाया है। देखो, ये ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन है, ये वाला अगर हाइड्रोजन हटा दिया जाए और इस कार्बन पर जो लगा हुआ ये वाला हाइड्रोजन है, इसको हटा दिया जाए, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक वैलेंसी खाली होगी और उसकी जगह पर पाई बॉन्ड बन जाएगा। हमें जो ये एल्डिहाइड मिला है, अगर इसका दोबारा ऑक्सीडेशन करवाया जाए तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है और जो चीज हमें मिलती है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराया जाए तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, मतलब हमें वहां पर RC डबल बॉन्ड OH मिल रहा होगा। अब दोनों स्टेप को हम एक साथ देख लेते हैं। देखो, जो हमारा पहला स्टेप था, इसमें हमने क्या किया, हाइड्रोजन रिमूव किया, तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है और जो चीज हमें मिलती है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इस वजह से दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगे। ऐसे रिएजेंट जो 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं उसको हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, लेकिन ऐसे रिएजेंट जो 1 डिग्री एल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं उसको हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। देखो भैया, स्ट्रॉन्ग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों स्टेप एक साथ हो जाता है और फाइनली हमें एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा होता है। लेकिन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो सिर्फ एक ही स्टेप चल पाते हैं। इसका मतलब हुआ कि 1 डिग्री एल्कोहल से वो सिर्फ एल्डिहाइड बना पाते हैं। अब हम कुछ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे, जिसमें से पहला है PCC और PCC का फुल फॉर्म है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। देखो भैया, यहाँ पे पिरिडीनियम लिखा है तो पिरिडीनियम को दो हिस्से में तोड़ दीजिए, पिरिडीन प्लस IUM। IUM तब लगाया जाता है जब सिस्टम पर पॉजिटिव चार्ज हो और पिरिडीन का मतलब ये होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब हमें अगर बेंजीन के कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को हटा करके उसकी जगह पर नाइट्रोजन लगा दिया जाए तो जो चीज बनती है वो पिरिडीन होती है। अब देखो, पिरिडीनियम कहने का मतलब हुआ कि इस नाइट्रोजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आए उसलिए नाइट्रोजन पर 4 बॉन्ड होना जरूरी है। तो इसका मतलब वहां पे एक बॉन्ड भी होगा, हाइड्रोजन इधर आ जाता है और क्लोरो क्लोरीन को रिस्पेक्टिवली बता रहा होगा। तो यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पे हमें पिरिडीनियम भी दिख रहा है और क्लोरो यहाँ पे क्लोराइड शब्द को बता रहा है। क्रोमेट लिखा है, इसका मतलब हुआ यहाँ पर CrO3 प्रेजेंट होगा। तो ध्यान देना है, जो अभी चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है उसी को हम पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं और पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एक्चुअली पिरिडीन, CrO3 और HCl का मिक्सचर होता है। सेकंड रिएजेंट है CrO3। इसका मतलब अगर कहीं पर CrO3 दिया जाए तो वहां पर उसको वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट करना है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सिर्फ आपको KMnO4 याद रखना है। अगर KMnO4 एसिड के साथ है तब भी वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और अगर KMnO4 OH नेगेटिव के साथ है, मतलब बेसिक मीडियम में है, तब भी वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ऊपर जो हमने कथा कहानी सीखी है उसको चलिए प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं इथेनॉल। इथेनॉल की रिएक्शन अगर करा दिया जाए पिरिडीन CrO3 विद HCl, इसका मतलब PCC के साथ, तो यहाँ पर हमें एसिटल्डिहाइड मिलता है। एसिटल्डिहाइड कैसे मिला, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा दिया और इस ऑक्सीजन का ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया, तब हमें यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिलेगा। यहाँ पर एक नया पाई बॉन्ड बन जाएगा। अगर इथेनॉल की रिएक्शन CrO3 के साथ करवाई जाए तो हमें वहां पर CH3C डबल बॉन्ड OH मतलब एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा और इसी इथेनॉल की रिएक्शन अगर KMnO4 के साथ कराई जाए तो डायरेक्टली हमें ये एसिड मिलेगा जिसका नाम है एसिटिक एसिड, जो कि है क्या, CH3C डबल OH। अगर इथेनॉल की रिएक्शन KMnO4 विद H+ कराया जाए तब भी हमें वही एसिटिक एसिड मिल जाता है। अब हम 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। देखो भैया, ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है। इस कार्बन पर 2 R ग्रुप लगे हुए हैं। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा और सामने जो ऑक्सीजन है उस पर भी एक हाइड्रोजन होगा। ऑक्सीडेशन करते वक्त हम ये दोनों हाइड्रोजन हटा देंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमें एक नया बॉन्ड पाई बॉन्ड के रूप में मिल जाएगा। अब ये जो चीज मिली उसको ध्यान से देखो तो इस कार्बन पे क्या दिख रहा है हमें, 2 R ग्रुप और कार्बन पर डबल बॉन्ड O। इसका मतलब क्या है, ये कीटोन है।
क्या कीटोन को दोबारा ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हमें कार्बन पर हाइड्रोजन का प्रेजेंस चाहिए। इसका मतलब अगर ये एल्डिहाइड होगा तभी वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो पाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि कीटोन कभी भी ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाते। यहाँ पर हमें ये अल्कोहल दिया गया है जो कि एक 2 डिग्री अल्कोहल है, और इस 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन अगर CrO3 के साथ कराई जाए तो यहाँ का कार्बन का ये वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा और इन दोनों के बीच में हमें एक पाई बॉन्ड मिलेगा। तो इस तरीके से हमें ये कीटोन मिल जाता है जिसका नाम होगा एसीटोन। हमने ऊपर जो भी रिएजेंट पढ़े उनमें से किसी का भी रिएक्शन अगर 3 डिग्री अल्कोहल के साथ कराया जाए तो वो 3 डिग्री अल्कोहल कोई रिएक्शन नहीं देता, यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं हो रही होती। अब सवाल ये है कि हमारा ये ऑक्सीडेशन हुआ क्यों नहीं? सिंपल सी बात, क्योंकि इस कार्बन पे 3 R ग्रुप लगे हुए हैं, कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो रिमूवल ऑफ H2 नहीं हो पाएगा, इस वजह से ये ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। ऑक्सीडेशन के अंदर हमें जो अगला रिएजेंट पढ़ना है वो है कॉपर विद 300 डिग्री सेल्सियस। ऐसा ही लिख करके आपके बोर्ड में मिलेगा। आपको क्या जवाब देना है, कैसे देना है, उसको चलिए देख लेते हैं। अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल दिया जाए, मतलब हमने एग्जांपल के तौर पे अगर CH3 CH2OH ले लिया और उसकी रिएक्शन कॉपर विद 300 डिग्री सेल्सियस करा दिया, इसके कहने का मतलब है कॉपर की वायर्स लगाई, उस पर हमने क्या पास कर दिया, इथेनॉल पास कर दिया, और टेम्परेचर हमने 300 डिग्री सेल्सियस रखा। तो जो हमारा ये 1 डिग्री अल्कोहल होता है यह ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड बना देता है, और उस एल्डिहाइड का नाम होगा एसिटाल्डिहाइड। इसका मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कॉपर विद 300 डिग्री सेल्सियस के साथ करवा दें तो यहां पर भी हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। यहां से ये दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे और इनके बीच में पाई बॉन्ड मिलेगा, तो इस तरीके से हमें एसीटोन मिल रहा होगा। कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि यहां पर भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। लेकिन अगर 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कॉपर विद 300 डिग्री सेल्सियस के साथ कराई जाए तो शायद आप ये बोलने वाले हो कि ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है। तो एकदम सही बात है कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा, लेकिन कोई और रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमने टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस लिया, मतलब यहाँ पर अच्छा खासा टेम्परेचर है, तो वहाँ से वाटर एलिमिनेट कर जाएगा। तो देखो भैया, इस कार्बन का ये वाला हाइड्रोजन और इस कार्बन का ये वाला OH, ये दोनों मिल करके H2O के फॉर्म में बाहर आ जाएंगे, और इन दोनों कार्बन की वैलेंसी खाली होगी और उस पर हमें एक पाई बॉन्ड मिल रहा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि कॉपर विद 300 डिग्री सेल्सियस टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर देता है, यहां पर वो भी ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर बनाने का तरीका होता है कि आप या तो अल्कोहल ले लो या तो फिनॉल ले लो और उसकी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराइए इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमें यहाँ पर ईस्टर मिल जाता है। और ईस्टर जब बनता है तो वहाँ पे हमें स्वीट स्मेलिंग आती है, तो हमें पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ पर ईस्टर बन रहा है। अरे भाई, जो कुछ परफ्यूम्स होते हैं उनमें यही ईस्टर्स ही डलते हैं। तो चलिए अब रिएक्शन देख लेते हैं। पहला है ROH रिएक्शन विद CH3C डबल बॉन्ड OOH। अगर हमने H+ के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवा दी तो यहाँ पर हमें ये ईस्टर मिल जाता है। इस ईस्टर में जो इस तरफ आपको ये वाला ऑक्सीजन दिख रहा है, ये ऑक्सीजन एल्कोहल के साइड से आता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को कि ईस्टर के अंदर जो ये वाला ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एल्कोहल का ऑक्सीजन होता है। इस रिएक्शन के अंदर हमें वाटर का एलिमिनेशन कराना है, और वाटर का एलिमिनेशन करवाने के लिए COOH से आप OH लेंगे और हाइड्रोजन ले रहे होंगे एल्कोहल वाले पार्ट से। तो इस तरीके से ये हमें वाटर निकलता हुआ दिखेगा और हमें यहाँ पर ये वाला ईस्टर मिल जाएगा। ऐसी ही रिएक्शन फिनॉल के साथ होगी। अगर हम इस फिनॉल की रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ करवाएं और हमने मान लीजिए यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रखा है, तो हमें ये वाला ईस्टर मिल जाएगा, जिसमें फिनॉल का ये वाला हाइड्रोजन और ये OH मिल करके वाटर के फॉर्म में बाहर आ जाएंगे। चलिए अगले रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें इथेनॉल दिया गया और इथेनॉल की रिएक्शन बोला गया है एसिटिक एसिड के साथ करवाइए इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो हमें यहाँ पर ये वाला ईस्टर मिल जाता है। कैसे मिला देख लो भैया, जो हमारा एसिटिक एसिड है वहाँ का OH और ये वाला हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मिल करके वाटर के फॉर्म में निकल के बाहर आ जाएंगे, और हमारा ये CH3CH2O जो है COCH3 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से यहाँ पर ये वाला ईस्टर मिल जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे ये वाला ऑक्सीजन कहाँ से आया, तो जवाब दीजिए ये कहाँ का है, अल्कोहल का ऑक्सीजन होगा।
चलिए अगले रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पे हमें OH दिया गया है। अगर उसकी जगह पर कोई लीविंग ग्रुप लिख दिया जाए तो हमें एकदम सिमिलर रिएक्शन करवानी है और हमें ये ईस्टर बनाना है। देखो भाई हमने क्या लिया, ROH लिया, मतलब कि हमने क्या ले रखा है, एल्कोहल ले रखा है। और अगर उसकी रिएक्शन इसके साथ करा दी जाए तो हमें ये ईस्टर मिल जाएगा। और हमारा जो ये लीविंग ग्रुप और हाइड्रोजन है एक दूसरे के साथ मिल करके हाइड्रोजन और लीविंग ग्रुप एक साथ बाहर आ जाएंगे। अरे भाई जैसे हमने यहाँ पे बोला था कि ये वाला OH और ये वाला H निकल के बाहर आएगा, उसी तरीके से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये वाला लीविंग ग्रुप और ये वाला हाइड्रोजन एक साथ निकल करके बाहर आ जाएंगे और हमें इस तरीके से ये वाला ईस्टर मिल जाएगा। अभी जो हमने रिएक्शन देखी है उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो भैया हमारा ये क्या है, एल्कोहल है। इस एल्कोहल में जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। ये लोन पेयर अटैक कर देता है इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के, जो ये हमारा कार्बन का सेंटर है उसके ऊपर। क्यों करता है, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर क्या रहता है, डेल प्लस चार्ज रहता है और ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज रहता है। जब इस पर अटैक करेगा तो कार्बन और लीविंग ग्रुप का बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके कहाँ आ जाएंगे, लीविंग ग्रुप के ऊपर आ जाएंगे। अब अगर दोनों इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप के ऊपर जाएंगे तो निश्चित रूप से लिविंग ग्रुप के ऊपर क्या आ रहा होगा, नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। और हमारा जो ये R-CO वाला पार्ट है उससे जाकर के RO कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, देखो RO प्लस हाइड्रोजन एंड CO एंड R- मिल जाएगा। देखो भैया जो हमारा ऑक्सीजन है उसने क्या दिया था, लोन पेयर दिया था। इस वजह से इस वाले ऑक्सीजन पे हमें प्रोडक्ट साइड में क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज मिल रहा होगा। और हमें जो ये लिविंग ग्रुप मिला है, ये लिविंग ग्रुप इसके साथ रिएक्शन करेगा। देखो कैसे करेगा, ये लिविंग ग्रुप का जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक कर रहा होगा इस हाइड्रोजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन जंप करके चले जाएंगे ऑक्सीजन की खोपड़ी पे। अगर ऑक्सीजन की खोपड़ी पे जाएंगे तो उसका प्लस चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और इस तरीके से हमें ये वाला ईस्टर मिल जाएगा। और हमारा जो हाइड्रोजन है वो लिविंग ग्रुप के साथ कनेक्ट होकर के हमें H और लिविंग ग्रुप एक साथ दे रहा होगा। अभी जो हमने ये रिएक्शन सीखा है उसी रिएक्शन का अब हम कुछ एग्जांपल करने वाले हैं। चलिए पहला एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ अगर हम R की जगह पर CH3 ले लें और इस R- की जगह पर CH3 ले लें और इस लीविंग ग्रुप की जगह पर हम यहाँ पे क्लोरीन ले लें तो हमें ये वाला ईस्टर देखने को मिलता है। देखो भैया हमने किया क्या है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला लिविंग ग्रुप मतलब H और Cl को हमने निकाल के बाहर कर दिया और इतने पार्ट को इस पार्ट के साथ कनेक्ट कर दिया। तो देखो क्या मिल जाएगा, CH3CO CO CH3 मिल जाएगा, मतलब कि हमें ये वाला ईस्टर मिल रहा होगा। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे पिरिडीन क्यों लिखा है। देखो भैया हमारा जो पिरिडीन होता है ना वो होता है बेस, ये बेसिक नेचर का, इसका मतलब वो क्या चाहता है, एसिड से रिएक्शन चाहता है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। जो हमारा ये HCl है ये पिरिडीन के साथ रिएक्शन करता है और सॉल्ट बनाता है। इस वजह से हमारी रिएक्शन कहाँ जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि ये हमारा जो प्रोडक्ट HCl होता है वो खत्म होने लग जाता है। तो पूरी रिएक्शन पूरी तरह से कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। एक्चुअली क्या होता है, जो ये वाली रिएक्शन होती है ये थोड़ा सा रिवर्सिबल नेचर की होती है। तो इस रिवर्सिबल नेचर को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, H और लिविंग ग्रुप की कंसंट्रेशन को खत्म कर दिया, तो ये रिएक्शन रिवर्स जा ही नहीं पाएगी। यही काम हमने यहाँ पे कर रखा कि HCl और पिरिडीन की रिएक्शन करवा दी, तो ये रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और हमें ये ईस्टर मिलता रहेगा। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे अगले एग्जांपल में लिखा है सैलिसिलिक एसिड। तो पहले भैया समझो सैलिसिलिक एसिड क्या होता है। बेंजीन के ऊपर अगर COOH लगा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोलते हैं। बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर अगर OH लगा हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे। अब जो हमारा ये सैलिसिलिक एसिड है जब वो एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमें ये ईस्टर दे रहा होता है। इस ईस्टर का एक बार नाम देख लेते हैं, क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। तो देखो भैया यहाँ पे हुआ क्या है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला जो हमारा लिविंग ग्रुप है एक साथ निकल करके हमें क्या देते हैं, एसिड देते हैं। देखो हुआ क्या है, यहाँ पे क्या है CH3, आगे क्या है C डबल बॉन्ड O और ये वाला ऑक्सीजन और यहाँ वाला हाइड्रोजन, इसके साथ अगर कनेक्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, देखो यही बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट में ये मिल जाता है। और जो हमारा ये वाला ऑक्सीजन है और इस रिएक्टेंट में जो बचा हुआ पार्ट इतना है ये जाके कनेक्ट हो जाता है इस COCH3 के साथ, तो हमें देखो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। देखो भैया ऑक्सीजन के साथ क्या कनेक्ट हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और क्या कनेक्ट हो जाएगा CH3। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ऑक्सीजन पर COCH3 मिल रहा है। इस CH3CO वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। जो हमारा एसिटाइल ग्रुप है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इस सैलिसिलिक एसिड पर प्रेजेंट है, इस वजह से इसका नाम होगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और इसी एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को हम एस्पिरिन बोलते हैं, जो कि एक दवा होती है। यहाँ पर भी हमने पिरिडीन यूज किया है। ये जो हमारा पिरिडीन होता है इस बने हुए एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और इस रिएक्शन को जिसमें हम एस्टरिफिकेशन करवा रहे हैं उस रिएक्शन को वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। शायद एस्टरिफिकेशन समझ में आ रहा हो, क्योंकि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ईस्टर का फॉर्मेशन कर रहे हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए मॉलिक्यूल। अगर किसी मॉलिक्यूल से वाटर का कंटेंट हटा दिया जाए तो इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं एक 3 डिग्री एल्कोहल। अगर इसकी रिएक्शन H+ के प्रेजेंस में करवाई जाए तो हमें वहां पर ये एल्कीन मिलता है। और ये एल्कीन मिलने का तरीका क्या होगा, देखो भैया यहाँ पे CH2 होगा और यहाँ का हाइड्रोजन, तो यहाँ का हाइड्रोजन और ये OH हट जाता है। इसके जगह पर हमें यहाँ पर एक पाई बॉन्ड दिखता है जो कि यहाँ पर एल्कीन बना रहा होता है। ये जो हमारा H+ है ये आता कहाँ से है, ये आता है कंसंट्रेटेड H2SO4 से या कंसंट्रेटेड H3PO4 से, या वहाँ पर लुईस एसिड यूज किया जा सकता है, मतलब ZnCl2 यूज किया जा सकता है। अभी जो हमने रिएक्शन देखा, चलिए उसके मैकेनिज्म पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखो भैया हमारा ये रिएक्टेंट था, इसके सामने जब H+ आएगा तो जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है वो लोन पेयर डोनेट हो जाएगा H+ की तरफ और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया है। क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है इस वजह से अब हमारा ऑक्सीजन और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब उसको और इलेक्ट्रॉन की भूख लगेगी, तो वो इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा करके अपनी खोपड़ी पे रख लेगा और ऐसा करते ही ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर H2O एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर आ जाएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो H2O की तरफ शिफ्ट हुआ था। और जैसे ये कार्बोकैटायन बनेगा, इस कार्बन पर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन के बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच में जंप कर जाएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहा है तो इस तरीके से ये जो चीज़ बनी उसको हम एल्कीन बोलेंगे। एसिड डिहाइड्रेशन के कॉन्सेप्ट को और अच्छा समझाने के लिए मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 19 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। ये पूछा गया है दिल्ली 2015 के कंपार्टमेंट के एग्जामिनेशन में और सीबीएसई 2019 में और सीबीएसई 2013 में ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। यहाँ लिखा है राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू इथीन। हमें यह बताना है कि इथेनॉल से हम इथीन कैसे बनाएंगे, क्या यूज़ करना है, वहाँ पर एसिड डिहाइड्रेशन यूज़ करना है। देखो भैया ये हमारा इथेनॉल है। इथेनॉल की अगर रिएक्शन H+ के साथ कराई जाए और वहाँ पर हीट कर दिया जाए तो हमें ये इथीन मिल जाता है। इसका मतलब यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन होता हुआ दिखेगा और यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये कैसे हुआ, चलिए उसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। देखो भैया हमारा इथेनॉल है, इस इथेनॉल में हमारा ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होगा और ये लोन पेयर जो है एसिड के H+ पर अटैक कर देगा। अगर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन आकर के कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है, इस वजह से ऑक्सीजन की खोपड़ी पर एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा और जैसे ही H2O दिखे उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कराने की कोशिश करेंगे। तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड है, इनके बीच में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे ऑक्सीजन की खोपड़ी पे। तो देखो भैया ऑक्सीजन पे था पॉजिटिव चार्ज, उसको मिल गया इलेक्ट्रॉन, तो वो हो जाएगा न्यूट्रल और वाटर के फॉर्म में बाहर आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा जो आप ये देख रहे हो। तो क्या बचेगा, CH3 CH2 बचेगा और इस कार्बन पर हमें पॉजिटिव चार्ज मिल रहा होगा क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया कहाँ पर, ऑक्सीजन की खोपड़ी पर। अब हमें जो ये कार्बोकैटायन मिला है, उस कार्बोकैटायन में जो ये वाला कार्बन है, उस कार्बन पर प्रेजेंट जो ये हाइड्रोजन है, उनके बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे कार्बन और कार्बन के बीच में और यहाँ से H+ निकल के बाहर आ जाएगा और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा। और अगर किसी भी सिस्टम में एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो निश्चित रूप से इसको एल्कीन घोषित किया जाएगा और इस एल्कीन का नाम होगा इथीन। अगला जो हमें पढ़ना है वो है ल्यूकस टेस्ट। इसके अंदर हम यूज करते हैं ल्यूकस रिएजेंट। ZnCl2 विद HCl को हम ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि ZnCl2 विद HCl को हम क्या बोलेंगे, ल्यूकस रिएजेंट बोलेंगे। जो हमारा ल्यूकस टेस्ट होता है ये यूज किया जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। जो हमारा ल्यूकस टेस्ट होता है ये फिनॉल नहीं देते। तो 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे। पहली चीज कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने में काम आता है। दूसरा कि फिनॉल्स हमारे ये टेस्ट नहीं देते।
चलिए इसके रिएक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम ले रहे होंगे ROH मतलब एक एल्कोहल, उसका रिएक्शन करवा देंगे ल्यूकस रिएजेंट के साथ मतलब कि ZnCl2 विद HCl। फिर जो हमारा ROH होगा वो कन्वर्ट कर जाएगा RCl के अंदर। जब सॉल्यूशन के अंदर एल्काइल हैलाइड बनता है तो वो हमें टर्बिडिटी के फॉर्म में दिखता है। अब सवाल आपके मन में होगा कि ये टर्बिडिटी क्या है, तो चलिए अब समझते हैं कि ये टर्बिडिटी क्या होती है। टर्बिडिटी का डिफिनेशन होता है कि टर्बिडिटी इज अ मेजर ऑफ डिग्री टू व्हिच द वाटर लूजेस इट्स ट्रांसपेरेंसी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। इसका मतलब ये हुआ कि किसी सॉल्वेंट में अगर सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूट के, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी कम होने लग जाएगी और इसी को मेजर करने का जो तरीका है उसी को हम टर्बिडिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ये 3 सॉल्यूशन दिए गए हैं, इसमें से आप बताइए कि कौन सा ज़्यादा टर्बिडिटी रखता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस वाले में देखो टर्बिडिटी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी सबसे कम है। ल्यूकस टेस्ट के अंदर हम 3 टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में हम 1 डिग्री अल्कोहल डाल ले रहे हैं, दूसरे वाले में हम 2 डिग्री अल्कोहल डाल देते हैं, तीसरे वाले में हम मान लीजिए 3 डिग्री अल्कोहल डाल दे रहे हैं। इसके बाद तीनों में हम ल्यूकस रिएजेंट ऐड करें तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल होता है वो हमें 30 मिनट के बाद टर्बिडिटी देता है, लेकिन जो हमारा 2 डिग्री अल्कोहल होता है वो हमें 5 मिनट के अंदर टर्बिडिटी देता है, लेकिन जो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो हमें विद इन सेकेंड टर्बिडिटी दे रहा होता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि ल्यूकस रिएजेंट जो होता है वो जब 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है और जब वो रिस्पेक्टिव एल्काइल हैलाइड बनाता है तो वो बहुत जल्दी बनाता है, इसी वजह से हमें वहां पर जल्दी टर्बिडिटी मिल रही है, वो भी विद इन सेकेंड। लेकिन जो 1 डिग्री अल्कोहल है जब वो रिएक्शन करता है ZnCl2 HCl के साथ तो ये हमारी रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है, इस वजह से हमें वहां पर टर्बिडिटी 30 मिनट के बाद मिल रहा होता है। अब हम लौटते हैं उस बात पर जिसमें हमने ये बोला था कि ल्यूकस टेस्ट को यूज करके हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 3 टेस्ट ट्यूब हैं, उन तीनों टेस्ट ट्यूब में से किसी में 1 डिग्री रखा है, किसी में 2 डिग्री है और किसी में 3 डिग्री है, अभी हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में ल्यूकस रिएजेंट डाल देंगे मतलब ZnCl2 HCl डाल देंगे और हम टर्बिडिटी आने के टाइम को नोट करेंगे। अगर टर्बिडिटी विद इन सेकेंड आती है तो वो वाला जो टेस्ट ट्यूब होगा वो 3 डिग्री अल्कोहल वाला टेस्ट ट्यूब होगा, लेकिन जिस टेस्ट ट्यूब में टर्बिडिटी 5 मिनट के अंदर आती है वो वाला टेस्ट ट्यूब जो होगा वो 2 डिग्री अल्कोहल का होगा, लेकिन जिस टेस्ट ट्यूब से टर्बिडिटी आधे घंटे के बाद आती है वो वाला टेस्ट ट्यूब 1 डिग्री अल्कोहल का होगा। तो इस तरीके से हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय यूजिंग ल्यूकस टेस्ट। इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया था। अगर उस पर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल व्हाई, तो इसका कैसे जवाब देंगे चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारा जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो ज़्यादा वोलेटाइल है, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है विद रिस्पेक्ट टू पैरानाइट्रोफिनॉल। तो चलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की शक्ल देख लेते हैं। देखो ऐसा दिखता है हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में जो हमारा हाइड्रोजन है और नाइट्रो ग्रुप का जो हमारा ऑक्सीजन है इसके बीच में एक इंटरेक्शन होगा जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है विद इन मॉलिक्यूल हो रहा है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है, इस वजह से इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के किसी सैंपल में से मान लीजिए हमने ये 2 मॉलिक्यूल ले रखा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल्स के, इन दोनों मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, लेकिन आपस में यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही होगी क्योंकि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। इस वजह से कम टेम्परेचर पर ही ये आसानी से बॉयल हो जाएंगे, आसानी से ही वोलेटाइल हो जाएंगे, मतलब कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम लौटते हैं पैरानाइट्रोफिनॉल की तरफ। हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल कुछ ऐसा दिखता है। एक पैरानाइट्रोफिनॉल दूसरे पैरानाइट्रोफिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और बहुत अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। देखिए इस वाले मॉलिक्यूल में जो ये नाइट्रो ग्रुप है उसका ऑक्सीजन, इस वाले मॉलिक्यूल के OH ग्रुप का जो हाइड्रोजन है उनके बीच में ये वाला इंटरेक्शन होता है और जो ये इंटरेक्शन यही यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ
इंटरैक्ट हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब मान लीजिए जो हमारा ये वाला मॉलिक्यूल है ये एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब ऐसा होगा तो वहां पर क्या बन जाएगा, एक एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, जिसकी वजह से हमें ज्यादा टेम्परेचर दे करके इनको तोड़ना पड़ेगा और तोड़ करके इनको गैस में कन्वर्ट कराना पड़ेगा अगर हम इसको बॉयल कराना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, अगर ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तो इसका मतलब वहां पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आपने जो ऊपर क्वेश्चन देखा वो दिल्ली 2019 में और सीबीएसई 2014 में पूछा गया है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, आपको मजा आया होगा। चलिए कुछ लाइनें पढ़ के बता देता हूँ। लिखा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलेटाइल। अच्छा, ये स्टीम शब्द क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि हम इन दोनों को अलग करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं, इस वजह से यहाँ पर स्टीम शब्द यूज किया जा रहा है। तो लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। लिखा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाइल पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच कॉजेज द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलिए अल्कोहल्स के कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं। इसमें से पहला रिएक्शन है रिएक्शंस विद HX। HX कहने का मतलब हुआ कि HCl, HBr या HI के साथ रिएक्शन कराना हो सकता है। किसके साथ? अल्कोहल के साथ। देखिए हमने यहाँ पे एक अल्कोहल ले रखा है और हमने यहाँ पे रिएक्शन में HI लिया हुआ है। तो जो हमारा HI है वो क्या है? एसिड है। अगर एसिड है तो हमें क्या दे रहा होगा? H+ दे रहा होगा। तो देखो हमारा जो ये अल्कोहल है इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन पे प्रेजेंट होगा लोन पेयर। वो लोन पेयर H+ की तरफ क्या करेगा? अटैक कर देगा। अगर वो अटैक करेगा तो ऑक्सीजन की खोपड़ी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। जब कोई भी एटम खुद का इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो हमारा ये H+ था, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इस वजह से वो न्यूट्रल हाइड्रोजन बन करके इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। देखो भाई हमने HI में से क्या यूज किया? H+ यूज कर लिया। यहाँ से बचेगा क्या? I नेगेटिव बचेगा। तो जो हमारा I नेगेटिव है वो इस R पर क्या कर रहा होगा? अटैक कर रहा होगा। जब वो अटैक करेगा तो R और O के बीच में जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके ऑक्सीजन की खोपड़ी पे चले जाएंगे। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की खोपड़ी पे चले गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा और वाटर के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। और ये जो R है वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? I के साथ। तो क्या बन जाएगा? RI बन जाएगा। ये कौन सी मैकेनिज्म थी? SN2 मैकेनिज्म थी। यहाँ पर हम SN2 मैकेनिज्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने क्या किया है? R के बैक साइड से I नेगेटिव को अटैक कराया हुआ है। ये हमारा जो SN2 रिएक्शन है ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हमारा R ग्रुप छोटा हो, स्मॉल साइज का हो। कहने का मतलब है कि R हमारा क्या हो? या तो मिथाइल हो या तो क्या हो? इथाइल हो। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री अल्काइल हो सकता है, लेकिन ये R ग्रुप कभी भी ना तो फेनाइल होना चाहिए ना तो एराइल होना चाहिए, क्योंकि फेनाइल और एराइल SN2 रिएक्शन नहीं देते। और ये 3 डिग्री एल्काइल पार्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल भी SN2 रिएक्शन नहीं दे रहे होते हैं। तो याद रखना कि हमारा जो R ग्रुप है वो एराइल या 3 डिग्री एल्काइल नहीं होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि SN2 रिएक्शन तो हमने करवा दिया, तो अब बताइए कि जब कोई अल्कोहल HI के साथ रिएक्शन करवाए तो क्या कभी SN1 रिएक्शन हमें लगाना पड़ेगा? तो जवाब है हाँ। मान लीजिए हमने ये 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया है। इसको 3 डिग्री अल्कोहल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो हमारा OH ग्रुप है ये एक ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है जो कि एक 3 डिग्री कार्बन है। तो इस 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन अगर HI के साथ कराई जाए तो जो HI है वो हमें क्या दे रहा होगा? H+ दे रहा होगा। और ये लोन पेयर अटैक कर रहा होगा H+ के ऊपर, तो हमारे इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जैसे ही ये बनेगा, जो हमारा ये वाला पार्ट है एक अच्छा खासा लिविंग ग्रुप है, इस वजह से कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके ऑक्सीजन की खोपड़ी पे आ जाएंगे। तो इस कार्बन पर देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मिल रहा होगा। और जो हमारा ये वाला ऑक्सीजन है वाटर के अंदर, अब ये न्यूट्रल हो चुका होगा, क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन दे दिया है। ये जो हमने कार्बोकैटायन बनाया है ये कैसा है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो स्टेबल होता है। एक्चुअली ये स्टेबल है, इसको इसी वजह से हमने बनाया है। अब हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन बन चुका है, इस पर हम बचे हुए पार्ट का रिएक्शन कराएंगे। मतलब हम I नेगेटिव से यहाँ पर अटैक करा देंगे। जब I नेगेटिव इस पर अटैक कर रहा होगा तब देखिए आयोडीन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और हमें यहाँ पर 3 डिग्री एल्काइल आयोडाइड मिल रहा होगा।
तो देखो भैया, इस वाले रिएक्शन में हमने क्या किया, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कराया। अब आपके मन में सवाल होगा, सर इसको हमने SN1 मैकेनिज्म क्यों घोषित कर दिया? मेरे भाई, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना रहे हैं, और कार्बोकैटायन का बनना ही SN1 रिएक्शन की तरफ आपको ले करके जाएगा। चलिए अगला रिएक्शन देख लेते हैं। लिखा है रिएक्शन विद SOCl2, PCl3, PCl5। इन सारे रिएजेंट को देख करके आपके खोपड़ी में बत्ती जलनी चाहिए कि यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म होने वाला है। ये सारे लोग SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कराते हैं। इसको कहाँ पढ़ा था हमने? हेलो एल्केन हेलो एरीन के चैप्टर में हमने देखा था। तो अगर हमने रिएक्टेंट इथेनॉल ले लिया, उसका रिएक्शन SOCl2 के साथ करा दें, या PCl3 के साथ करा दें, या PCl5 के साथ करा दें, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और OH हट करके उसकी जगह पर क्लोरीन आ जाएगा। और ये पूछा गया था CBSE 2015 के कंपार्टमेंट के एग्जामिनेशन में। जिसने भी SN2 मैकेनिज्म के ऊपर जो लेक्चर मैंने बनाया हुआ है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में, उसको देखा होगा तो यहाँ पर उसको तकलीफ नहीं हो रही होगी। अगर डिहाइड्रेशन के अंदर आपको ये रिएक्टेंट दिया हो और उसके रिएक्शन 5% H3PO4 के साथ कराया जाए और वहाँ पर हीट दिया हो, तो वहाँ पर आपको ये एल्कीन बनाना चाहिए। हमने देखिए किया क्या है, यहाँ पर देखिए CH3 है, इस CH3 को हम कर लेते हैं CH2 और यहाँ पर निकाल लेते हैं एक हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन और ये OH ग्रुप एक दूसरे के साथ मिल करके क्या बन जाएंगे, H2O बन जाएंगे, और वाटर यहाँ से निकल के बाहर आएगा। तो इस कार्बन और कार्बन की एक वैलेंसी खाली होगी और उनकी जगह पे क्या आ जाएगा, नया पाई बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।